आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो चला तो सिर्फ 30 साल, लेकिन उसने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की। तो सवाल ये है कि सिर्फ 20 साल में कोई एक इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बना कैसे सकता है, और उससे भी बड़ी बात, उसे हर मुश्किल से बचा कैसे सकता है। यही सवाल अलाउद्दीन खिलजी के पूरे शासनकाल का निचोड़ है। एक ऐसा सुल्तान जिसने, कह सकते हैं, क्रूरता और एक कमाल की दूरदर्शिता के दम पर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया और उसे बचाया भी। चलिए समझते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। तो आज की हमारी पड़ताल में हम देखेंगे सबसे पहले इस वंश की खूनी शुरुआत कैसे हुई, फिर अलाउद्दीन के वो जबरदस्त रिफॉर्म्स क्या थे, मंगोलों को उसने कैसे रोका, और आखिर में कैसे ये इतना ताकतवर वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। देखिए, अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियां खून खराबे से ही शुरू होती हैं, और खिलजी वंश, वो भी इससे कुछ अलग नहीं था। इसकी तो नींव ही हिंसा पर रखी गई थी। तो साल था 1290 जब जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की शुरुआत की। लेकिन असली पावर, असली खेल तो शुरू हुआ महज 6 साल बाद, 1296 में, जब सत्ता आई उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। और ये सत्ता उसके हाथ में आई कैसे? अपने ही चाचा, जो रिश्ते में उसके ससुर भी लगते थे, जलालुद्दीन, उनकी हत्या करके। मतलब ये एक बहुत ही क्रूर और एम्बिशियस शुरुआत थी, और ये बस एक इशारा था कि आगे क्या होने वाला है। सिंहासन पर बैठते ही अलाउद्दीन ने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लागू किए जो उस जमाने के हिसाब से मतलब बिल्कुल ही क्रांतिकारी थे। और इन सभी सुधारों का बस एक ही मकसद था, पावर को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करना और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना। सबसे पहले उसने बनाए हिंदुस्तान की पहली परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अब तक क्या होता था कि सैनिकों को जमीन या जागीर दे दी जाती थी। उसने ये सिस्टम बंद किया। बोला सबको कैश में सैलरी मिलेगी। क्यों? ताकि उनकी लॉयल्टी सीधे सुल्तान के लिए हो, किसी जमींदार के लिए नहीं। और तो और करप्शन रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा, मतलब ब्रांडिंग, और हर सैनिक का पूरा होलिया लिखने का सिस्टम भी शुरू किया। सोचिए, एक प्रॉपर प्रोफेशनल आर्मी बनाने के लिए ये कितना बड़ा कदम था। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी आर्मी का खर्चा आएगा कहां से। इसके लिए अलाउद्दीन ने कमाल की और कह सकते हैं कि बहुत ही सख्त इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया, प्राइस कंट्रोल सिस्टम। यानी कि बाजार में अनाज से लेकर घोड़े तक हर जरूरी चीज की कीमत अब सरकार तय करेगी। इसका सीधा सा मतलब यह था कि सैनिकों को कम सैलरी में भी अपना गुजारा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हां, इन नियमों को सिर्फ बनाया नहीं गया, बल्कि बहुत सख्ती से लागू भी करवाया गया। इसके लिए एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। शहनाई मंडी, जो मार्केट का हेड होता था, और उसके नीचे काम करते थे बरीद और मुनहय्यन जैसे जासूस, जिनका बस एक ही काम था, ये पक्का करना कि कोई भी व्यापारी फिक्स्ड रेट से एक पैसा भी ज्यादा ना ले। और ये सारी जानकारियां हमें मिलती कहां से हैं? उस दौर के जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से। जैसा कि ये स्रोत दिखाता है, इसमें इन अधिकारियों और उनके काम का साफ साफ जिक्र है। इससे हमें अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ बाजार पर कंट्रोल करने से तो सेना और प्रशासन का इतना बड़ा खर्चा नहीं चल सकता था, है ना? तो अलाउद्दीन ने क्या किया, उसने लैंड रेवेन्यू, मतलब जमीन पर लगने वाला टैक्स, सीधा बढ़ाकर कर दिया पैदावार का आधा हिस्सा, 50%। सोचिए कितनी बड़ी रकम थी जो सीधे शाही खजाने में जारी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, कई नए टैक्स भी लगाए गए। जैसे जंग में जो भी माल लूटा जाएगा उसका 3/4 हिस्सा अब सुल्तान का होगा। जानवरों को चराने के लिए चराई कर लगा दिया गया, और घरों पर घड़ी कर। मतलब हर तरफ से पैसा बस साम्राज्य को मजबूत करने के लिए ही खींचा जा रहा था। तो सवाल उठता है कि अलाउद्दीन आखिर ये सब कर क्यों रहा था? इतनी बड़ी सेना, इतना पैसा, इतनी ज्यादा सख्ती। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, मंगोल, जो उस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत माने जाते थे। अलाउद्दीन के दौर में मंगोलों ने लगभग हर साल हिंदुस्तान पर हमला किया। मतलब ये एक लगातार बना रहने वाला खतरा था। और सच तो यह है कि इसी खतरे ने अलाउद्दीन की हर पॉलिसी को शेप दिया। उसकी वो विशाल सेना, उसके वो कठोर आर्थिक सुधार, सब कुछ सिर्फ मंगोलों को भारत की सीमाओं से बाहर रखने के लिए ही था। और देखिए, हिस्टोरिकल सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म करते हैं। जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में हम देख सकते हैं, इसमें उन 6 बड़े मंगोल हमलों का जिक्र है जिन्हें अलाउद्दीन की सेना ने एक एक करके नाकाम किया। वो सचमुच हिंदुस्तान के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था।
इन कामयाबियों के बाद अलाउद्दीन का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने खुद को एक टाइटल दिया, सिकंदर ए सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। इससे साफ पता चलता है कि उसका एम्बिशन दुनिया जीतने का था। लेकिन एक सवाल है, जो एम्पायर सिर्फ एक इंसान की विल पावर पर टिका हो, उसका क्या होता है जब वो इंसान ही नहीं रहता? अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश का पतन बहुत बहुत तेजी से हुआ। जनवरी 1316 अलाउद्दीन की मौत हुई और बस सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। उसके बाद जो भी शासक आए वो बहुत कमजोर साबित हुए और सिर्फ 4 साल के अंदर 1320 आते आते उसके उत्तराधिकारी का भी कत्ल हो गया और बस इसी के साथ खिलजी वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। सोचने वाली बात है, एक डायनेस्टी जो कुल 30 साल चली, उसका गोल्डन पीरियड 20 साल तक एक ही सुल्तान के अंडर रहा और उसकी मौत के महज 4 साल बाद वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या अलाउद्दीन की वो क्रूरता और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस ही वो गोंद थी जिसने इस पूरे साम्राज्य को जोड़कर रखा था? क्या ऐसे साम्राज्य जो एक ही इंसान पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका अंजाम हमेशा यही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।